आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक यात्रा वृत्तांत और इस यात्रा वृत्तांत को कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक से लिया गया है और इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं और इसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है। तो यात्रा वृत्तांत वह होता है जब कोई व्यक्ति यात्रा में जो भी अपने अनुभव करता है वह अपने अनुभव को किसी चीज में लिखता है, उसे नोट करता है, उसे हम उसका यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने क्या लिखा है। जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन से लिया गया है। यह यात्रा वृत्तांत एक पाठ जिसका शीर्षक धुंध से उठती हुई धुन से लिया गया है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं बल्कि विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। रेखांकित किया मतलब उसका भी जिक्र किया, उसका भी वर्णन किया है। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। मार्मिक चित्रण मतलब वो चित्रण जो हमारे दिल को, हमारे मन को छू लेता है। तो औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इस पाठ में इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। यह सच है कि औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं। सिंगरौली एक जगह का नाम है और यह बात 1983 की हो रही है। लेखक निर्मल वर्मा सन 1983 में सिंगरौली नामक एक शहर में गए हुए थे। तो लेखक लिखते हैं, वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। लेखक कहते हैं वह तब धान रोपाई मतलब तब उस जमीन पर, उस फसल पर धान को बोया जा रहा था। तो यह वही महीना था और यह जुलाई का अंत था जब बारिश के बाद खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए हुए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और इन्हीं गांवों में से एक का नाम है अमझर, आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। लेखक बताते हैं कि वह 1983 में सिंगरौली नामक शहर में गए। वह धान रोपाई का महीना था और जुलाई का अंत था, जब बारिश के बाद, बरसात के बाद खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है। जब लेखक उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए हुए थे और इस क्षेत्र की आबादी कम से कम 50,000 से ऊपर ही रही होगी और यहाँ लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और इन्हीं गांवों में से एक गांव का नाम है अमझर, जिसका मतलब है आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव जहां अक्सर आम झरते हैं, इसलिए उस गांव का नाम अमझर पड़ा हुआ है। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला, जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे हैं। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित कैसे रहा करेंगे। लेखक बताते हैं कि कुछ 2-3 सालों से पेड़ों पर एक सूनापन है। जिस गांव का नाम अमझर है, जो आम के पेड़ों से घिरा गांव है, जो इस नाम से विख्यात है कि वहां पर आम झरते हैं, वहां पर 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, ना तो कोई फल पकता है और ना ही अब वहां पर आम झरते हैं। तो जब लेखक ने यह कारण जानना चाहा तो वहां पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव को उजाड़ दिया जाएगा, तब से वहां के जितने भी आम के पेड़ थे वह सूखने लगे हैं। तो लेखक मन ही मन सोचते हैं कि अगर आदमी उजड़ेगा तो वहां पर पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी। टिहरी गढ़वाल में जो चिपको आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में तो लेखक ने सुना हुआ था, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं, इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ था। लेखक बताते हैं कि चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना हुआ था, किस तरह पेड़ों को बचाने के लिए लोग
पेड़ से चिपक गए थे वो तो सुना हुआ था, लेकिन मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह करेंगे, मतलब पेड़ भी एक साथ मिलकर चुपचाप आंदोलन करेंगे, उन पर फल पकने और झरने बंद हो जाएंगे। इसका सिर्फ विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में ही हुआ था। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन से पहली बार अमजर गांव में देखने को मिला है। लेखक बताते हैं कि लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसी जिंदगी बताते हैं, यह तो उन्होंने पहले देखा था, लेकिन विस्थापन से पूर्व वे कैसे माहौल में रहते हैं और किस तरह की जिंदगी बिताते हैं, यह उन्होंने पहली बार ही देखा था। इसका अनुभव उन्होंने पहली बार ही किया था। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर ढांगर आदि पानी में है, आधे ऊपर तैरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। लेखक यहाँ पर नवा गांव की स्वच्छता, उसकी खूबसूरती का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस तरह यहाँ पर घने घने पेड़ लगे हुए हैं और किस तरह से साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े बने हुए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और अगर बस की खिड़की से देखा जाए तो लगेगा जैसे पूरी जमीन ही एक झील है, एक अंतहीन, मतलब वह ऐसा तालाब, अंतहीन सरोवर मतलब ऐसा तालाब है जिसका अंत ही नहीं हो सकता, जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, बहुत सारे ढोर आधे पानी में है और आधे ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में सब कुछ धंस गया हो, किंतु यह भ्रम है। यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चलें तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पांत में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। पांत का मतलब होता है एक पंक्ति, एक लाइन में। तो लेखक बताते हैं कि यह भ्रम है कि यहाँ पर कि उस गांव में बाढ़ आई हुई है, बल्कि यह बाढ़ नहीं है, यह तो पानी में डूबे हुए धान के खेत हैं। और अगर हम थोड़ी दूर हिम्मत बटोर कर गांव के अंदर जाएंगे तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पंक्ति में, एक कतार में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगें और सिरों पर चटाई के किस्तीनुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखते हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। और जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वनस्थल में देखा था। लेखक बताते हैं कि यह एक भ्रम है कि यह एक बाढ़ का गांव है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ नहीं है, बल्कि यह तो पानी में डूबे हुए धान के खेत हैं। और किस तरह से वहां पर औरतें एक पंक्ति में, एक कतार में वहां पर धान की रोपाई को कर रही, वहां पर धान को बो रही हैं। जो यहाँ पर लेखक उन महिलाओं की खूबसूरती के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर, सुडौल और धूप में चमचमाती काली टांगों और सिर पर चटाई के किस्तीनुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई वियतनामी और चीनी औरतें हो वहां पर उपस्थित हो। और जरा सी आहट मतलब जरा सा ही शोर पाते एक साथ उठकर ऐसा देखती हैं जैसे युवा हिरनी जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वनस्थल में देखा था। लेखक यहाँ पर उन महिलाओं की तुलना युवा हिरनियों से करती हैं जो जरा सी आहट पाते ही एकदम चौकन्नी हो जाती हैं, किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं। वे हिरनियों की तरह डरती भी नहीं और ना ही भागती हैं। वे सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं, वे केवल आश्चर्य से मुस्कुराती हैं और फिर सर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है कि अपनी स्वच्छता, मानसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़
सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर और या बेडन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। लेखक बताते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता कि यहाँ की जो सुंदरता है वह कुछ सालों में समाप्त हो जाएगी और इस गांव की जगह एक आधुनिक कॉलोनी बन जाएगी और ये हंसती मुस्कुराती औरतें किसी शहर की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम ही नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। लेखक बताते हैं कि कुछ वर्षों तक तो उन लोगों की उनकी यादों में ये होगा कि उन्हें अपने गांव की तस्वीर एक सपने की तरह दिखाई देती होगी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनको तो यह मालूम भी नहीं होगा कि कभी उनके बड़ों का, उनके बुजुर्गों का एक गांव हुआ करता था जहां पर आम झड़ा करते थे, मतलब आम गिरा करते थे। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। झंझावात का मतलब होता है आंधी तूफान। तो लेखक कहते हैं कि ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के आंधी तूफान ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए उन्हें निर्वासित अलग कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के लोग अगर अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जाते जरूर हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, मतलब उन्हें पूरी रूप से नष्ट करता है, तो वे फिर कभी नहीं वापस अपने घर नहीं लौट पाते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेखक बताते हैं कि ये लोग जो अपने गांव को छोड़कर जिन्हें दूसरी जगह शरण लेनी पड़ती है, जिन्हें औद्योगिकरण के आंधी तूफान में और अपनी जमीन छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे वहां से निकाल दिया जाता है, तो लेखक बताते हैं कि प्रकृति और इतिहास के बीच यह बहुत बड़ा अंतर है कि बाढ़ या भूकंप से पीड़ित लोग अपना घर बार छोड़कर भले ही कुछ वक्त के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन बाढ़ या भूकंप के टलते ही वह दोबारा अपने घर में अपनी अपनी जगहों पर लौट आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, मतलब उन लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो वह लोग वापस कभी अपने घर नहीं लौट पाते। और लेखक अंत में कहते हैं कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेखक ने बताया है कि औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है और किस तरह औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, उसकी संस्कृति और उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हमारी इस यात्रा वृत्तांत का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।